स्टार्ट करते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द ओरिएंटेशन सेशन और इट कैन बी अ गाइडेंस सेशन फॉर द सीफेप 5 दैट इज टेक्स्ट प्लानिंग एंड टेक्स्ट प्रैक्टिसेस फॉर द अपकमिंग दिसंबर 2024 अटेम्प्ट। आज के सेशन के अंदर हम एक तो ओवरऑल सीफेप 5 के हवाले से गाइड कर रहे होंगे कि सीफेप 5 के कोर्स करिकुलम के हवाले से किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह से आपने बेरेट को इस्तेमाल करना है, किस तरह से आपने अपने कोर्स को लेकर चलना है। ये सारी बातें तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और स्पेसिफिकली मैं उन स्टूडेंट्स से भी मुखातिब होऊंगा जिन्होंने जून 24 की अटेम्प्ट में सीफेप 5 की क्लासेस ली थी, सीफेप 5 का पेपर दिया था। हो सकता है कि क्लासेस ली हो, पेपर ना दिया हो। इन एनी केस वो स्टूडेंट जो कि जून 24 की अटेम्प्ट में सीफेप 5 को कवर कर चुके हैं, वो अपने दिसंबर 24 के अटेम्प्ट में किस तरह से सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे होंगे, किस तरह से लॉ के चेंजेस को कंसिडर कर रहे होंगे। आइदर उनको क्लासेस लेने की जरूरत है, क्लासेस लिए बगैर मैनेज हो सकता है। ये सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज के सेशन के अंदर आंसर करूं। सबसे पहले तो जब ये रिजल्ट अनाउंस हुआ तो रिजल्ट के बाद से लेकर अब तक मेरे पास कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि सर हमने जून 24 में पढ़ा था, इतने मार्क्स आए, पेपर रुक गया, फला रीजन की वजह से रुक गया। अब हमें दिसंबर 24 के लिए थोड़ा गाइड कर देंगे मैं किस तरह से सब्जेक्ट को लेकर चलना है। उन सारे रिलेटेड क्वेरीज को भी मैं आंसर करूंगा और जो पोटेंशियल क्वेरीज आप लोगों की हो सकती है उनको भी मैं आंसर करूंगा। और उसके बाद फिर लास्ट में आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज होंगी वो भी हम अपने इस सेशन में आप लोगों की अटेंड कर रहे होंगे, उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अनलाइक अदर सब्जेक्ट ऑफ सीफेप, अनलाइक अदर सब्जेक्ट ऑफ सीए, लाइक सीए में आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें अनलेस के आईकेप की तरफ से कोर्स के अंदर कोई मेजर चेंज आ रहा हो, अनलेस के आईकेप उसके कोर्स कंटेंट के अंदर कोई चीजें एडलेस कर रहा हो, हमारे जो लास्ट अटेम्प्ट के या पिछले अटेम्प्ट के लेक्चर्स होते हैं वही रेलिवेंट रहते हैं, वही रेलिवेंट इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सीफेप 5 टेक्स्ट प्लानिंग और टेक्स्ट प्रैक्टिसेस का सब्जेक्ट इस तरह का नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर साल में कम से कम एक बार और एट टाइम्स एक से ज्यादा बार टैक्स लॉस के अंदर चेंजेस इंट्रोड्यूस की जाती है। एक तो मेजर चेंजेस आपके बजट के थ्रू, फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट के थ्रू लॉ में आपके चेंज इंकॉर्पोरेट की जा रही होती है। और इसके अलावा वक्त के साथ साथ जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो बहुत सारे एसआरओ इशू कर रही होती है, बहुत सारे मिनी बजट इशू कर रही होती है, बहुत सारे मिनी फाइनेंस एक्ट वगैरह इशू कर रही होती है। तो इन सारी चीजों को अकाउंट फॉर करते हुए हमारे जो टैक्स के करिकुलम में जनरली हर अटेम्प्ट में ही कोई ना कोई चेंज आ रहा होता है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि इसके ऊपर आईकेप की क्या पॉलिसी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सीफेप 5 के वाले से आईकेप की क्या पॉलिसी है, कौन सी डेट तक की चेंजेस आपको कवर करनी है इन ऑर्डर टू अपेयर फॉर दी सीफेप 5 अटेम्प्ट। आईकेप की पॉलिसी ये है कि आपकी एग्जामिनेशन डेट से 4 महीने पहले तक आपके टैक्स लॉस में जो भी चेंजेस आएंगी वो आपकी रेलिवेंट अटेम्प्ट के लिए एग्जामिनेबल नहीं होगी। रेलिवेंट अटेम्प्ट के 4 महीने पहले तक लॉ में जो भी चेंज आएगा वो आपके एग्जाम में टेस्ट नहीं किया जाएगा, वो आपसे एग्जाम में एग्जामिनेबल नहीं होगा। लेकिन एग्जामिनेशन डेट से अगर हम 4 महीने पहले चले जाएं, उन 4 महीनों से पहले जितनी भी लॉ में चेंजेस आएंगी, जितनी भी टैक्स लॉस में अपडेट्स आ रहे होंगे, जितने भी मिनी बजट, जितने भी नए बजट्स वगैरह आ रहे होंगे, वो सारे आप लोगों को कवर करने होंगे, वो सारे आपकी अटेम्प्ट के लिए रेलिवेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात कर रहे हैं दिसंबर 24 की अटेम्प्ट की, दिसंबर 24 की अटेम्प्ट की, और दिसंबर 24 की अटेम्प्ट का मतलब है कि दिसंबर का जो भी फर्स्ट वीक होगा, जो भी फर्स्ट वीक मंडे से स्टार्ट हो रहा होगा, उसमें आपके सीफेप 5 के एग्जाम्स शेड्यूल्ड होंगे। आपके पास एग्जामिनेशन टाइमलाइन, जो टाइम टेबल है वो भी आपके आईकेप आपको अवेलेबल कर देता है। तो अब अगर मैं दिसंबर 24 से 4 महीने पीछे चला जाऊं तो हमारे पास नवंबर, हमारे पास अक्टूबर, हमारे पास सितंबर और हमारे पास अगस्त, हमारे पास अगस्त। इसका मतलब है कि अप टू 31 जुलाई 2024, अप टू 31 जुलाई 2024 आपके टैक्स लॉ में जितनी भी चेंजेस होंगी, आपके टैक्स लॉ में जितनी भी चेंजेस होंगी, ये सारी चेंजेस आप लोगों के लिए एग्जामिनेबल होगी। ये सारी चेंजेस आप लोगों को कवर करनी होगी, आपसे दिसंबर 24 के अटेम्प्ट में पूछी जा रही होगी। लेकिन 31 जुलाई के बाद, आफ्टर 31 जुलाई 2024, 31 जुलाई 2024 के बाद आपके टैक्स लॉ में अगर कोई चेंज आता है तो फिर ये वाली चेंजेस आपके कोर्स में एग्जामिनेबल नहीं होगी। फिर वो चेंजेस जून 25 के अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट बन जाएगी, जून 25 की अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट बन जाएगी। तो पहले तो हमें इसके हवाले से आईकेप की पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। आईकेप की पॉलिसी ये है कि एग्जामिनेशन डेट से 4 महीने पहले अगर लॉ में कोई चेंज आता है, ये आपसे टेस्ट नहीं किया जाएगा, ये आपसे एग्जामिनेबल नहीं होगा। लेकिन एग्जामिनेशन डेट से 4 महीने से पहले अगर कोई चेंज आया
तो वो आपके एग्जाम में बिल्कुल टेस्ट किया जाएगा। तो अब हमारे सामने हमारी जो अपकमिंग अटेम्प्ट है वो दिसंबर 24 की अटेम्प्ट है। दिसंबर 24 के अटेम्प्ट से अगर आप 4 महीने पीछे चले जाए, इट्स मीन 31 जुलाई 2024। तो 31 जुलाई 2024 तक टेक्स्ट लॉ में जितनी भी चेंजेस है वो आपके लिए एग्जामिनेबल है, वो भी आपका एग्जामिनर उसे टेस्ट कर सकता है। 31 जुलाई 2024 के बाद अगर लेट से कि नए इलेक्शंस हो जाते हैं या जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो कोई नया बजट पास कर देती है आईएमएफ के प्रेशर की वजह से या और हमारी इकोनॉमी के फाइनेंसिस के प्रेशर की वजह से, तो 31 जुलाई 2024 के बाद आपके टैक्स लॉ में जितनी भी चेंजेस आएंगी वो टेस्ट नहीं होंगी, वो आने वाली अटेम्प्ट जून 25 के लिए रेलिवेंट होगी। तो पहले तो हमने ये समझ लिया कि कब कब तक की चेंजेस को हमने कंसिडर करना है। तो सर हमने तो जून 24 में क्लासेस ली थी, क्या हमें दोबारा से क्लासेस लेने की जरूरत है, क्या हमें लॉ की अपडेट्स को दोबारा से कवर करने की जरूरत है? क्लासेस के ऊपर मैं आता हूँ। पहले तो मैं एक चीज ये बता दूं कि दिसंबर 24 की अटेम्प्ट के लिए आप लोगों ने न्यूज में और वैसे भी आप लोग इस तरह तो अपडेट होते होंगे कि आप लोगों को मालूम होगा कि रिसेंटली एक बजट अनाउंस हुआ है, एक फाइनेंस एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ है, दैट इज फाइनेंस एक्ट 2024। तो फाइनेंस एक्ट 2024 में टैक्स लॉज में जितनी चेंजेस लाई गई हैं, जितनी चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई है, अब चेंज किया गया है टैक्स लॉज को, ये सारी चेंजेस को आपको कवर करना होगा। ये सारी चेंजेस आपके दिसंबर 24 की अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट होगी। बात करते हैं कि अगर हमने जून 24 की अटेम्प्ट में क्लासेस ले ली थी, तो क्या मुझे दिसंबर 24 के लिए दोबारा से क्लासेस लेने की जरूरत है? क्या मुझे दिसंबर 24 के लिए दोबारा से सारे लेक्चर्स को कवर करना पड़ेगा? क्या दोबारा से आपके इदारे में या किसी और इदारे में फीस वगैरह पे करनी होगी? देखिए, एक अटेम्प्ट की क्लासेस लेने के बाद अगर आपका उस अटेम्प्ट में पेपर क्लियर नहीं होता और आप अगली अटेम्प्ट की तरफ जाते हो, तो क्लासेस लेना ना लेना, मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस पे कोई बात करूं या मैं समझता हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई एडवाइस करूं, तो मेरा थोड़ा सा बायस्ड ओपिनियन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो एक सर्विस प्रोवाइडर हूं या मैं तो एक कोर्स को ऑफर कर रहा हूं, तो मेरा ओपिनियन हो सकता है कि थोड़ा बायस्ड हो जाए। इस वजह से मैं आप लोगों को आउटराइटली हरगिज ये नहीं कहूंगा कि आपको क्लासेस लेनी ही पड़ेगी, आउटराइटली ये भी नहीं कह सकता कि आपको क्लासेस नहीं लेनी, क्योंकि आपकी अटेम्प्ट है, आपका टाइम, आपकी कीमती, आपकी क्वालिफिकेशन आपके लिए रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट है। क्लासेस के हवाले से मैं इतना गाइड कर सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस बजट के अंदर जो चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई है आप उसे खुद से कवर नहीं कर सकते। मैं एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इस डॉक्यूमेंट में वो सारी चेंजेस बयान की गई है कि फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर टैक्स लॉस में कौन कौन सी चेंजेस है। अगर हम इतने समझदार हैं, अगर हम इतना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं कि हम इन बजट की चेंजेस को खुद से कवर कर सकते हैं, तो फिर आप लोगों को क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। आपने जून 24 में जो क्लासेस ली, जून 24 में जो लॉ को कवर किया, जून 24 में जो प्रिपरेशन वगैरह की, और आप इन फाइनेंस एक्ट की चेंजेस को खुद से भी कवर कर लेते हो, तो आप विदाउट क्लासेस इन चीजों को मैनेज कर सकते हो। आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, आप अपने ही सेल्फ रिवीजन, अपने ही सेल्फ प्रैक्टिस, आप अपनी ही सेल्फ कवरेज से दोबारा से दिसंबर 24 की अटेम्प्ट के लिए अपेयर हो सकते हो। सर स्टिल एज अ टीचर आप क्या एडवाइस करोगे, स्टिल एज अ टीचर आप क्या गाइड करोगे, हमें दोबारा क्लासेस लेनी चाहिए, दोबारा क्लासेस ना लेनी चाहिए? देखिए, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना इस सवाल के साथ कि सर मैंने पेपर दिया था, पेपर नहीं निकला, अब दोबारा क्लासेस लूं या नहीं लूं, मैं कहता हूं ये टीचर से पूछने से बेहतर है कि तुम अपने आप से सवाल करो। अगर तो तुमने ईमानदारी से सारे लेक्चर्स को कवर किया था और उन सारे लेक्चर्स की तुम्हारे पास नोटिंग्स मौजूद है, तो मेरी एडवाइस ये होगी कि तुम्हारे दोबारा क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। एक टीचर आईपैड की क्लासेस के थ्रू, स्मार्ट क्लासेस के थ्रू, फिजिकल क्लासेस के थ्रू कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा ले, कितना ही अच्छा मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन आप लोगों की जो ज्यादा अच्छी लर्निंग हो रही होती है ना वो आपकी सेल्फ स्टडीज में हो रही होती है। जब तक एक टॉपिक को आप क्लास में पढ़ने के बाद खुद से रिवाइज नहीं करते ना, वो इतना अच्छा समझ नहीं आता, वो इतना अच्छा मेमोराइज नहीं होता। तो अगर इफेक्टिवनेस की बात करेंगे ना, तो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा ले, लेकिन जब तक आप उन चीजों के ऊपर खुद से मेहनत नहीं करोगे, खुद से उसको रीड नहीं करोगे, खुद से उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे, खुद से उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऐसा जितना कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अगर तुम समझते हो कि तुमने लास्ट अटेम्प्ट में ईमानदारी से क्लासेस ली थी, सर ईमानदारी से क्लासेस लेने का मतलब ये है कि हमने 2x 3x पे क्लासेस एटलीस्ट ना देखी हो। हाँ, 1.5 की स्पीड समझ आती है, थोड़ा बहुत आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने एक महीने के अंदर पूरे 125 घंटे के लेक्चर्स आखिर के लास्ट महीने में कवर किए थे, तो मैं नहीं समझता कि उसने कोई इतनी अटेंशन के साथ या इतनी सीरियसनेस के साथ क्लास ली थी। हमने 2-3 महीने के अरसे में अगर क्लासेस को प्रॉपर्ली अटेंड किया था, और क्लासेस को भी अटेंड करने का मतलब ये नहीं है कि जब दिल करा मोबाइल में क्लास खोल के लेक्चर सुन लिया, जब दिल करा फॉर्म में बैठे हुए हैं या ट्रैवल कर रहे हैं या रात में बैठे हुए हैं और आपने नॉन सीरियस एक्टिविटी के साथ अगर क्लासेस ले ली, तो आपने समझ लिया कि आपने क्लासेस ले ली। सीरियसनेस के साथ क्लासेस लेने का मतलब है कि जब आप लेक्चर लेने बैठ रहे हो या लेक्चर देखने बैठ रहे हो, तो आपका सारा फोकस उन लेक्चर्स के ऊपर है। मैं फॉर्म में काम भी कर रहा हूँ और साथ में मैंने हेडफोन लगा के लेक्चर चला दिया है। मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, खाना खा रहा हूँ, घर वालों के साथ बैठा हुआ और साथ में मैंने हेडफोन लगा दिया और लेक्चर भी चलाया हुआ है। तो ये कोई सीरियसनेस नहीं होती। आपको लग रहा होता है कि आप लोग सीख रहे हो, लेकिन इफेक्टिवली कुछ आप लोग को रिटेन नहीं हो रहा होता, इफेक्टिवली कुछ आपको मेमोराइज नहीं हो रहा होता। हाँ, अगर आपने पंक्चुअलिटी के साथ 125 घंटे के लेक्चर्स को टाइमली कवर किया था,
और उनकी प्रॉपर नोटिंग्स भी की थी। एक तो बहुत सारे स्टूडेंट की अभी आदत हो गई है कि वो नोटिंग्स ही नहीं करते। थ्योरी के सब्जेक्ट में भी नहीं करते, इवन प्रैक्टिकल पेपर्स में भी नहीं कर रहे थे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, ऑडिटिंग के, टैक्सेशन के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सर हमने तो कोई नोटिंग ही नहीं किया, हमने तो लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट ले लिए थे या आपने जो पीडीएफ प्रोवाइड की थी उसी को इस्तेमाल कर लिया था। मैं सिर्फ स्टूडेंट के फोर्स करने के ऊपर वो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अगर आप एज अ टीचर मुझसे पूछेंगे ना, मैं समझता हूँ कि वो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करना ही आप लोगों को डिबो देता है, आप लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है। या तुम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो टैक्सेशन का नहीं, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तुम अगर अपने हाथों से नोटिंग ही नहीं करोगे, तुम अपने हाथों से लिखोगे ही नहीं, तुम अपने हाथों से प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या आप लोगों को समझ आएगा? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या आप लोगों को रिटेन होगा? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप लोग क्या मेमोराइज करोगे? फिर क्या ही परफॉर्म कर रहे हो? तो खुदा का वास्ता है कि भाई इतनी सुस्ती ना करो कि आप लोग नोटिंग ही ना कर रहे हो। मोबाइल में लेक्चर ले लिया, नोटिस की स्क्रीनशॉट ले ली, या टीचर्स का दिमाग खा लिया कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दे, पीडीएफ प्रोवाइड कर दे, एक्सेल सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे। मैं जितने अच्छे पीडीएफ बना लूं, मैं जितनी अच्छी नोटिंग्स बना लूं, मैं जितने अच्छे एक्सेस के सॉल्यूशंस आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, ये सारी चीजें आप लोगों को फायदा नहीं देगी जब तक वो चीजें आप लोग अपने हाथों से ना लिखें। जब तक वो चीजें आप लोग खुद से अपने हाथों से प्रैक्टिस ना करें, इन चीजों का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अगर आपने लास्ट अटेम्प्ट में प्रॉपरली क्लासेस ली थी, उनको 5x 3x 4x की स्पीड पे नहीं, 2-3 महीने के ड्यूरेशन के अंदर कवर किया था, आखिर की अगर 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में तुमने सारे लेक्चर्स देख भी लिए थे ना, तो मुझे नहीं लगता कोई इसका इतना ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर तुमने प्रॉपरली क्लासेस ली थी और वो प्रॉपर नोटिस तुम्हारे पास है, तुम्हें दोबारा से क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। तुमने जो पहले पढ़ा उसी को रिवाइज करो। फाइनेंस सेट के अंदर जो जो चेंजेस आई हैं उन चेंजेस को खुद से कवर करो। आप विदाउट क्लासेस बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। मैं आपको जो तैयारी करवाऊंगा आप उससे बेहतर तैयारी कर सकते हो कि आप अपने सेल्फ कवरेज, सेल्फ रिवीजन और सेल्फ प्रैक्टिस की बेसिस पे दिसंबर 24 के पेपर में अपेयर हो सकते हो। सर ये तो हमने क्लासेस की बात कर ली। सर आपका पढ़ाने का तरीकाकार ये है, जिन लोगों ने मुझसे पास में भी पढ़ा है, कि मेरे पास C5 5 के मैं 3 वॉल्यूम शेयर कर रहा होता हूँ, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो अगला सवाल ये बनता है कि सर हमें दोबारा से किताब लेने की जरूरत है? अगेन दोबारा से किताब लेना भी कोई कंपल्जन नहीं है, दोबारा से किताब लेना भी कोई लाजिम या कोई मैंडेटरी नहीं है कि अपडेटेड किताबें लोगे तो ही पास होगे। कि बस अगर जून 24 की किताबें हैं, आप इस फाइनेंस एक्ट के डॉक्यूमेंट में जो जो लॉ में चेंजेस आई हैं उन्हें अपनी जून 24 की ही किताब के अंदर अपडेट कर देते हैं, आपकी वो बुक्स अपडेट हो जाएगी, आपको नई किताबों को खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अभी आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है, आपके खर्चे के ऊपर है, आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप नई किताबें बाय करते हो या नहीं करते। लेकिन अगर लेट से कि कोई स्टूडेंट किसी भी रीजन की वजह से नई किताबें बाय नहीं करना चाहता, तो ऐसा नहीं है कि वो पेपर पास नहीं कर सकता। जून 24 की किताबें तुम्हारे पास है, फाइनेंस एक्ट में क्या क्या चेंजेस आई है उसका भी डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। आप अपनी किताब को खुद ही अपडेट कर दें, आप अपनी किताब को खुद ही अपडेट कर देंगे, आपकी बुक्स अपडेट हो जाएगी और उन नोट्स की बेसिस पे आप दिसंबर 24 की अटेम्प्ट में अपेयर हो सकते हो। सर लेक्चर्स के हवाले से बात हो गई, बुक्स के हवाले से बात हो गई। थोड़ा सा हमें ये बताएं कि किस तरीके से हमें इस सब्जेक्ट को लेकर चलना है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास आज के सेशन के अंदर दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो वो जिन्होंने रिजल्ट के बाद माइंड बनाया कि अब वो दिसंबर 24 की अटेम्प्ट में C5 5 के सब्जेक्ट्स के अंदर अपेयर हो रहे होंगे। यानी कि उन्होंने आज से पहले C5 5 का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, वो पहली बार दिसंबर 24 की अटेम्प्ट में C5 5 के सब्जेक्ट में अपेयर होंगे। एक तो हमारे पास ये स्टूडेंट होगा। दूसरा हमारे पास ये स्टूडेंट होगा जिन्होंने जून 24 में पढ़ा होगा, पेपर पास नहीं हुआ, अब वो दोबारा से दिसंबर 24 में अपेयर होगा। पहले मैं बात करता हूँ न्यू स्टूडेंट्स के हवाले से, कि जो दिसंबर 24 की अटेम्प्ट में पहली बार C5 5 अटेम्प्ट करने जा रहा है, उनका पहला सवाल ये होगा कि सर हम रिजल्ट के बाद C5 5 उठाने का सोच रहे हैं, तो क्या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन 4 महीनों में इतना टाइम है कि हम इस 4 महीनों के अंदर C5 का कोर्स कवर कर सकते हैं, C5 5 का कोर्स कवर कर सकते हैं, या हमें पेपर्स के फौरन बाद उठा लेना चाहिए था? हमने पेपर्स के फौरन बाद तो नहीं उठाया, अब रिजल्ट के बाद हमें सब्जेक्ट को उठाने का सोच रहे हैं, तो क्या हमें ये सब्जेक्ट उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? इस चीज को मैं पहले आंसर कर देता हूँ। द आंसर इज यस। आप इन 4 महीनों में C5 5 का सब्जेक्ट बआसानी कवर कर सकते हो। आप इन 4 महीनों में C5 5 का सब्जेक्ट बआसानी कवर कर सकते हो। किस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए C5 5 के कोर्स में जो हमारी क्लासेस है, जो हमारी क्लासेस का ड्यूरेशन है ना, इन क्लासेस का ड्यूरेशन है अराउंड 120 आवर्स। उन क्लासेस का ड्यूरेशन है अराउंड 120 आवर्स। और अगर 120 आवर्स की क्लासेस हैं तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन इतनी ही तुम्हें सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए। यानी कि अगर तुम 120 घंटे के लेक्चर्स कवर कर रहे हो तो इतनी ही तुम्हें मोर और लेस सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए, सेल्फ रिवीजन भी करना चाहिए, सेल्फ प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट के लिए कितनी अच्छी तैयारी होगी कि तुम्हारा सब्जेक्ट दिसंबर 24 के अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। यानी कि 120 घंटे के तो लेक्चर्स हैं और 120 घंटे की ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। 120 घंटे की ही आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। तो ये टोटल बन गए
240 आवर्स, तो ये टोटल बन गए 240 आवर्स। अब हमारे पास टाइम कितना रहता है? सर हम जुलाई के लास्ट में अभी हैं। हमारे पास अगस्त का पूरा महीना है, हमारे पास सितंबर का पूरा महीना है, हमारे पास अक्टूबर का पूरा महीना है, हमारे पास नवंबर का पूरा महीना है। नवंबर के भी आप आखिरी के 15 दिन निकाल दें फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, क्योंकि एटलीस्ट ये टारगेट तो करोगे ना कि अगर दिसंबर में पेपर दे रहे हो तो बाय 15 नवंबर तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, और आखिरी के 15 दिन में हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर बात करें, हम सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स कर रहे हो, हम सिर्फ और सिर्फ चीजों को रिवाइज करें, कुछ नए लेक्चर्स कवर ना करें। तो इसका मतलब है कि इफेक्टिवली तुम्हारे पास 3.5 महीने अवेलेबल है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 15 दिन। 3.5 महीने का मतलब है कि 3.5 मंथ्स, और हर महीने में 4 हफ्ते। तो ये हो गया हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4। हमारे पास 14 वीक्स अवेलेबल है, हमारे पास 14 वीक्स अवेलेबल है सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि हम आखिर के 15 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर लेंगे। सर हमें पर वीक कितना पढ़ना पड़ेगा? हमें पर वीक सिंपली 240 ये आ गया हमारे पास तकरीबन 17 आवर्स। अभी 17 आवर्स, 17 घंटों के लेक्चर नहीं देखना आपने। 17 घंटे आपको हर हफ्ते C5 को देने, 17 घंटे आपको हर हफ्ते C5 को देने। ये बासानी मैनेज हो सकता है अगर तुम वीक डेज में 1.5 घंटा, 2 घंटा, 5 दिन के हिसाब से अगर इस सब्जेक्ट को दे देते हो, और वीकेंड पे 2.5-3 घंटे, 2.5-3 घंटे सैटरडे संडे को दे देते हो, तो तुम आसानी इस सब्जेक्ट को एक हफ्ते में 15 घंटे, 16 घंटे, 15, और ये मैंने बहुत मैक्सिमम साइड पे रखा है सेल्फ स्टडी का। 120 घंटे के तो लेक्चर्स है, इसके अंदर तो कोई चीज कट शॉर्ट नहीं हो सकती। लेकिन सेल्फ स्टडी के 120 घंटे मैंने बहुत हायर साइड पे रखे हैं। इतनी ज्यादा सेल्फ स्टडीज अगर आप कर लो तो आपका कंफर्म मेरिट सर्टिफिकेट या गोल्ड मेडल आ जाएगा। मैंने इसको बहुत हायर साइड पे रखा है। अगर तुम एक हफ्ते में C5 को 15, 16, 17 घंटे दे सकते हो, तुम बआसानी December 24 के अटेम्प्ट में आज से तैयारी शुरू करके अपेयर हो सकते हो, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर भी पास हो जाएगा। लेकिन 17 घंटे का मतलब है कि आपको हर हफ्ते कम से कम 8-9 घंटे के लेक्चर्स कवर करने हैं, तो हर हफ्ते कम से कम 5-6 घंटे की कम से कम सेल्फ स्टडीज करनी होगी। अगर हर हफ्ते का टारगेट बनाते हो कि भाई मैंने 8 घंटे के लेक्चर्स कवर करने हैं और हर हफ्ते मुझे 4-5 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, ये टारगेट बना के चलते हो, इस टारगेट को, इस प्लान को फॉलो करते हो, आप बासानी December 24 के अटेम्प्ट में अपेयर हो सकते हो, इवन दो कि आप अपनी तैयारी रिजल्ट के बाद स्टार्ट करो। तो ये हो गए C5 के वो स्टूडेंट जो पहली बार C5 December 24 में अपेयर होंगे। इसके बाद फिर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स का मतलब है कि वो लोग जिन्होंने जून 24 के अटेम्प्ट में C5 का पेपर अटेम्प्ट किया था, या एटलीस्ट अटेम्प्ट करने का इरादा किया था, आधी अधूरी क्लासेस ली थी, पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, कोई मसला नहीं। दो तरह के लोग होंगे यहाँ पे भी, एक तो वो जिन्होंने क्लासेस भी ली, पेपर भी अटेम्प्ट किया, लेकिन पेपर फ्लग हो गया, और एक वो होंगे जिन्होंने क्लासेस ली होंगी लेकिन पेपर अच्छा नहीं हुआ, या क्लासेस प्रॉपरली ना लेने की वजह से हो सकता है वो पेपर के अंदर गए ना हो। उनको मैं एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का नाम दे रहा हूँ। आपको तो लाजमी December 24 में C5 के सब्जेक्ट में अपेयर होना चाहिए। रीजन भी, चूंकि तुम लोग ऑलरेडी एक दफा कोर्स कवर कर चुके हो, तुम्हें पता है कि कोर्स के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कितना एरिया है। तुम्हें ये भी पता है कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी जगह से एग्जामिनर ज्यादा पूछ रहा होता है, कौन सी जगह से एग्जामिनर कम पूछ रहा होता है। तो तुम्हें कोर्स का पूरा आइडिया है। तुम्हें ये पता है कि मुझे सैलरी के ऊपर टाइम जाया नहीं करना, मुझे मिनिमम टैक्स रीजन के चैप्टर के ऊपर टाइम जाया करना है। तुम्हें ये पता है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टाइम जाया करने से बेहतर है कि मैं फाइनल टैक्स रीजन के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लूं। जो नए बच्चे होते हैं ना, वो बड़ा तंग करते हैं कि सर सैलरी के लेक्चर्स नहीं है, सैलरी के क्वेश्चंस नहीं है, सैलरी की प्रैक्टिस आपने कम करवाई है। भाई सैलरी सीए फाइनल में पूछा ही नहीं जाता। ये तो मैं सिर्फ कोर्स की कंप्लीशन के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए आपको सब कुछ करवा रहा होता हूँ। लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखो, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या पूछा जाता है? एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कैपिटल गेन इंपॉर्टेंट है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इंपॉर्टेंट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, ये सारा एरिया इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये आइडिया बहुत बेहतर है कि भाई कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज पे ज्यादा टाइम लगाना है, कौन सी चीज हमें उस टाइम देगी, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आपने अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट को इस तरीके से लेके चलना है। अब ये देख लें कि आपने कौन से लेक्चर्स को पिछली दफा सही से कवर नहीं किया था, उन लेक्चर्स को कवर कर लें। अगर लेक्चर्स प्रॉपर्ली कवर किए थे तो फिर आप अपनी रिवीजन, प्रैक्टिस और सेल्फ कवरेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएं। आप December 24 में बासानी सब्जेक्ट को अपेयर हो सकते हैं, सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो कुछ डिस्कशन थी जो मेरे पास इतनी क्वेरीज आई उस हवाले से मैंने करने की कोशिश की। और भी बहुत सारी चीजों को मैं आंसर करूंगा। मीनवाइल मैं आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ। एक स्टूडेंट ने सवाल करा है कि सर प्लीज गाइड नोट्स बेरेट एंड देन पास पेपर्स, और नोट्स एंड देन पास पेपर व्हिच इज बेटर। बेसिकली पूछना चाह रहा है कि आपकी बुक से पढ़ना है, बेरेट से पढ़ना है, पास पेपर से पढ़ना है, इसकी थोड़ी सीक्वेंस बता दें। ठीक है,
हम जिस भी ट्यूटर से क्लास लेंगे ना, हम जिस भी ट्यूटर से क्लास लेंगे, चाहे आप मुझसे क्लास लें या किसी और से क्लास लें, उस टीचर की लाज़मी कोई ना कोई रेफ़रेंस बुक होगी, उस टीचर की लाज़मी कोई ना कोई रेफ़रेंस बुक होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा पढ़ाने का तरीकाकार ये है कि मैं CFA 5 के 3 वॉल्यूम्स प्रिपेयर करता हूँ। 2 वॉल्यूम्स में इनकम टैक्सेस है और 1 वॉल्यूम के अंदर सेल्स टैक्स और एफडी है। तो जब आप लेक्चर्स कवर करोगे, तो लेक्चर्स की कवरेज के साथ-साथ आपने रेफ़रेंस बुक को ही फ़ॉलो करना है, आपने टीचर की रेफ़रेंस बुक को ही फ़ॉलो करना है। फिर इसके बाद आता है वेयर एक्ट। एग्ज़ाम के 3 घंटों में हमें टीचर की रेफ़रेंस बुक को ले जाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, आईकैप हमें सॉफ्ट वर्ज़न में, आईकैप बेरेक्ट का हार्ड वर्ज़न नहीं, आईकैप आपके एग्ज़ामिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको बेरेक्ट सॉफ्ट वर्ज़न में प्रोवाइड कर रहा होगा। हम आईकैप का बेरेक्ट एग्ज़ाम के 3 घंटों में इस्तेमाल कर रहे होंगे। इन्हीं लेक्चर्स के साथ-साथ टीचर की रेफ़रेंस बुक के साथ-साथ आपको साथ-साथ लेक्चर्स में ही गाइड किया जा रहा होता है कि बेरेक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने सैलरी के चैप्टर कवर किए, तो आपने सैलरी के लेक्चर्स के अंदर जब आप देखोगे तो हर प्रोविजन के साथ उसका एक सेक्शन रेफरेंस आ रहा होगा कि भाई फलाँ बात सेक्शन 12 में लिखी है, फलाँ बात सेक्शन 15 में लिखी है, फलाँ बात फर्स्ट शेड्यूल में लिखी है, फलाँ बात सेकंड शेड्यूल में लिखी है। तो जैसे-जैसे आप टीचर के लेक्चर्स कवर करो, वैसे-वैसे आप वही चीज़ बेरेट में जाकर भी रीड कर लो। बेरेट में जाकर रीड करोगे, तुम्हारा एक इत्मीनान, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने वो बेरेट में भी देख लिया। सर रेफरेंस बुक के साथ-साथ लेक्चर्स के साथ रेफरेंस बुक कवर करनी है और उसी के साथ-साथ आपने बेरेट इस्तेमाल करनी है। आईकेएप जो आपको बेरेट प्रोवाइड करेगा ना, वो मेरा ख्याल है कि मेरा अंदाज़ा है कि वो अक्टूबर के मिड तक प्रोवाइड कर रहा होगा। क्योंकि अभी तो लॉ में चेंज आया है। आईकेएप ने भी अपने बेरेट अपडेट किए नहीं होंगे। आईकेएप ने लास्ट अटेम्प्ट में पेपर से 2 ढाई महीने पहले ही बेरेट्स प्रोवाइड किए थे। तो दिसंबर 24 के अटेम्प्ट का मतलब है कि वो अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के स्टार्ट में, अक्टूबर के मिड में आपको बेरेट प्रोवाइड कर रहा होगा और वो सॉफ्ट वर्ज़न में होगा। तो उस वक़्त फिर हम आईकेएप के बेरेट में भी सर्च वगैरह के फीचर्स देखेंगे कि आईकेएप के बेरेट में चीज़ों को कैसे देखा जाता है। अदरवाइज़ फॉर द टाइम बीइंग जैसे-जैसे आप लेक्चर कवर कर रहे हो, आप टीचर की रेफरेंस बुक इस्तेमाल करो और टीचर की रेफरेंस बुक के साथ-साथ मेरिट को भी कवर करते जाओ चैप्टर बाय चैप्टर, प्रोविजन बाय प्रोविजन। अच्छा सीफल 5 में ना टॉपिकल पास्ट पेपर की एज़ सच कोई रेलेवेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप आइसोलेशन में सैलरी कवर करोगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कवर करोगे, कैपिटल गेन कवर करोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कवर करोगे। अगर मैं इन टॉपिक के इंडिविजुअल क्वेश्चन्स निकालने के लिए जाऊँगा ना, तो मुझे कोई क्वेश्चन नज़र ही नहीं आएगा। रीज़न बीइंग कि सीफल 5 लेवल पे चूँकि एक तो ये फाइनल लेवल का पेपर है, आपसे जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं ना, देखिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल टॉपिक, मल्टीपल चैप्टर, मल्टीपल कांसेप्ट ट्रिगर हो रहे होते हैं। जब आपका कोर्स रीज़नेबल लेवल तक कवर हो जाएगा, यानी कि कोर्स का तकरीबन 60-70% हिस्सा कवर हो जाएगा, फिर आपकी वो स्टेज आएगी कि आप पास पेपर्स को देख सको। मैं सिर्फ सैलरी कवर करके आईकेएप के पास पेपर्स कवर नहीं कर सकता। जब तक मैं 5 इयर्स ऑफ इनकम कवर करना कर लूँ, जब तक मैं फाइनल टैक्स मिनिमम टैक्स का एरिया कवर ना कर लूँ, मैं इनकम टैक्स के कंपटीशन वाले सवालों को देख ही नहीं सकता। तो जैसे-जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता जाएगा, कोर्स का तकरीबन 60-70% चंक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक स्टेज आएगा जब हम आईकेएप के पास पेपर्स को देखेंगे। तो पहली प्रायोरिटी आपकी लेक्चर्स कवर करने हैं। लेक्चर्स के साथ-साथ आप टीचर की रेफरेंस बुक को रेफर करें और इसी के साथ-साथ आप मेरिट को भी लेके चलेंगे। जैसे-जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, 50%, 60%, 70% कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक स्टेज खुद ब खुद आ जाएगा कि आपका टीचर आपको पास पेपर्स की प्रैक्टिस करवा रहा होगा। सर पास पेपर की प्रैक्टिस कैसे करनी है? सर पास पेपर भी आपने आईकेएप की एग्जाम पोर्टल के ऊपर ही प्रैक्टिस करना है। आपका सीफेट 5 का पेपर हार्ड कॉपी में आपको फुल नहीं करना बल्कि एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर पे करना है। तो रिकमेंडेशन ये होगी कि जितनी भी प्रैक्टिस आप लोग करें आफ्टर अचीविंग द रेलेवेंट स्टेज, आफ्टर कंप्लीटिंग द 60% और 40 70% ऑफ द कोर्स, हम उसके बाद जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह करें, वो आईकेएप के सॉफ्टवेयर पे ही करें। मैं भी आप लोगों को जो सवाल वगैरह करवाऊँगा वो एक्सेल पे ही सॉल्व करवा रहा हूँगा ताकि आईकेएप का सॉफ्टवेयर एक्सेल से मिलता-जुलता सॉफ्टवेयर है। तो आप लोग जब खुद से प्रैक्टिस करें तो उसे आईकेएप के सॉफ्टवेयर पे ही प्रैक्टिस करें ताकि आपका हाथ सॉफ्टवेयर के ऊपर भी साफ हो रहा ताकि आप लोग सॉफ्टवेयर की फीचर्स को भी अच्छे से समझ पा रहे हो। कबीर ने पूछा कि सर आप जो लेक्चर्स डालेंगे चेंज फ्रॉम लास्ट अटेम्प्ट तो ओनली मेंशन करेंगे। नहीं सर मैं ये मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि देखो पूरे कोर्स के अंदर लेट्स से कि 100 लेक्चर्स हैं। अब उन 100 लेक्चर्स में से लेट्स से कि 30 लेक्चर्स के अंदर चेंज है। तो इन 30 लेक्चर्स में कौन सी जगह पे चेंज करना है वो आपको खुद ही जाके ट्रेस करना पड़ेगा या फिर आप इस डॉक्यूमेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास गिवन है कि कौन-कौन से प्रोविजंस या कौन-कौन सी जगह पर चेंज आया है। तो वो पर्टिकुलर लेक्चर जाकर देखोगे तो वो अपडेटेड लेक्चर वहाँ पर अवेलेबल होगा। सर आपके अपडेटेड लेक्चर्स आपकी अपडेटेड बुक कब से अवेलेबल होगी? देखिए स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि आपके अपडेटेड लेक्चर्स आपकी अपडेटेड बुक कब से अवेलेबल होगी? तो वॉल्यूम 1 ऑलरेडी मैंने अवेलेबल कर दिया है। वॉल्यूम 1 ऑलरेडी मैंने अवेलेबल कर दिया है। वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3
उस वक्त अवेलेबल हो जाएगा जब वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के चैप्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जब वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे उस वक्त वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 भी अवेलेबल हो जाएगा। देखो एज अ टीचर ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं एक रात में बैठकर तीनों की तीनों किताबें अपडेट कर दूं। वॉल्यूम 1 मैंने अपडेट कर दिया है, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड भी कर दिया है। जब हम वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर लेंगे, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 के लेक्चर्स के ऊपर आएंगे, तो आपको वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 की किताब भी अवेलेबल हो जाएगी। वो उस वक्त की बात है। लेक्चर्स कैसे अवेलेबल होंगे? क्या लेक्चर्स हमारे पोर्टल के ऊपर सारे के सारे डे 1 पे आ रहे होंगे? द आंसर इज नो। सारे लेक्चर्स अपलोड करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर कर दूं। तो लेक्चर्स आपके पास ओवर टाइम अपलोड हो रहे होंगे, ओवर टाइम आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। और टारगेट ये है, हमेशा से टारगेट ये रखा है, अल्लाह ताला ने पूरा भी करवाया कि इंशाल्लाह बाय 31 अक्टूबर 2024 आपको 100% लेक्चर्स डिलीवर कर दिए जाएंगे। राइट नाउ हमारे पोर्टल के ऊपर कोई 5 6 चैप्टर्स के लेक्चर्स आ रहे हैं, हर हफ्ते वीकली बेसिस पे नया नया चैप्टर अपलोड होता रहता है। और बाय द एंड ऑफ 31 अक्टूबर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स आप लोगों के पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर अगर हम नई किताब खरीदते हैं और उसमें तो चेंजेस होंगी, तो क्या फिर भी हमें इस डॉक्यूमेंट को रेफर करने की जरूरत है? नहीं, अगर आप नई किताब ले रहे हो तो नई किताब के अंदर तो चीजें ऑलरेडी अपडेट हुई भी होंगी। आप लोगों को फिर ये केपीएमजी की फाइनेंस एक्ट की कमेंट्री को देखने की जरूरत नहीं है। आप उस नई किताब से डायरेक्टली अपडेटेड चीजों को पढ़ रहे होंगे। सर वी कैन वी गेट दी हार्ड कॉपी इन बाइंडेड ऑफ योर स्मार्ट हैंडआउट्स नोट्स? मारिया, मेरी बुक की वर्जन हार्ड कॉपी में अवेलेबल है। अगर आपको स्मार्ट नोट्स की हार्ड कॉपी चाहिए तो आप वो ड्राइव से कॉपी करके किसी से भी आसानी प्रिंट करवा सकते हो। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर अगर हम सेल्फ स्टडी की तरफ जाता है, अगर हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे सुनिएगा, अगर हम सेल्फ स्टडी की तरफ जाते हैं, अपडेटेड सॉल्यूशंस कहां से लेकर आए? अपडेटेड सॉल्यूशंस कहां से लेकर आए? इसके हवाले से सुनिएगा। देखिए सीफेप 5 की आईकेप की तरफ से कोई स्टडी डेस्क नहीं होती, लेकिन आईकेप की तरफ से सीफेप 5 की एक प्रैक्टिस किट होती है। आईकेप की तरफ से एक प्रैक्टिस कोड होती है। आईकेप अपनी प्रैक्टिस किट को दिसंबर 24 के अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल अपडेट करेगा, अभी नहीं, आने वाले वक्त में करेगा। और मोस्ट लाइकली है कि ये भी आपके पास अक्टूबर 2024 या हो सकता है इससे पहले अवेलेबल हो जाए। अभी आप अपना कोर्स रिवाइज करना, अभी आप अपना कोर्स कवर करना स्टार्ट करें। हमारे पास अक्टूबर के महीने तक आईकेप की अपडेटेड प्रैक्टिस किट आ जाएगी, तो प्रैक्टिस किट के अंदर आपके पास सारे अपडेटेड सोल्यूशन आ रहे होंगे। एक तो ये, दूसरा ये कि जितने लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, जितने लेक्चर्स मेरी तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसमें जिन सवालों को मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ, उनमें जिन सवालों को मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ, उनके भी अपडेटेड सॉल्यूशंस हमारी जो सीफेप 5 की स्टडी ड्राइव है उसके ऊपर अवेलेबल होंगे। जो सीफेप 5 की स्टडी ड्राइव है जिसमें मैं सारा कंटेंट अपलोड कर रहा होता हूँ, वो कोई रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट नहीं है कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट उसको देख सकता है, जो भी स्टूडेंट है उसको देख सकता है। तो अपडेटेड सॉल्यूशन आप लोगों को मेरी सीफेप 5 की स्टडी ड्राइव से भी मिल जाएंगे, लेकिन अभी फॉरन ही वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मैं उनको रिकॉर्ड करूंगा, जैसे जैसे मैं वो सोल्यूशन अपडेट करूंगा, और फिर आने वाले वक्तों में आईक्यू की प्रैक्टिस किट भी अवेलेबल हो जाएगी, तो वहां पे भी आपको सारे अपडेटेड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जी उमैन, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप रिव्यू की तरफ चले जाएं। कभी बिल्कुल मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगा न्यू लेक्चर्स, लेकिन मैं तो देखूंगा ना कि कौन से चैप्टर के अंदर मुझे लेक्चर्स को अपलोड कर, मतलब रिप्लेस करना है, कौन से पुराने वाले ही चल सकते हैं। तो मैं एक एक लेक्चर आपको आइडेंटिफाई करके नहीं दे सकता। हो सकता है कि भाई एक चैप्टर के अंदर 20 लेक्चर्स हैं, 15 पुराने इस्तेमाल हो जाए, 5 नए रिकॉर्ड हो रहे हो सकता है कि एक चैप्टर के अंदर 50 लेक्चर्स है और 50 के 50 नए इशू हो रहे हो। जी बिल्कुल, जब बजट ही पूरा नया आए तो नए एसआरओस वगैरह भी आएंगे। जी हमजा वॉल्यूम 1 फिजिकली आईक्यू में अवेलेबल। अच्छा, आपकी चैट के अंदर जो सवाल आ रहे हैं मैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में आंसर कर रहा हूँ, और जो बिल्कुल ही इररेलेवेंट सवाल है ना उसको मैं ऑल टुगेदर इग्नोर कर रहा हूँ। कि सर अगर एक वेंडर कंपनी रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स में, एसआरबी में, मतलब मैं ओरिएंटेशन सेशन ले रहा हूँ और आप अपने पर्सनल कंपनी के मसले आगे मुझसे पूछोगे तो ऑब्वियसली मैं उनको आंसर नहीं करूंगा आज की तारीख में। वेदर लेसी इज अलाउड ग्रॉस रेंटल, मतलब आज इस सेशन का एजेंडा आपकी इन स्पेसिफिक क्यूरीज को आंसर करना नहीं है, सॉरी। जी माज, आप बिल्कुल अब लेक्चर लेना स्टार्ट कर सकते हो। अगर लेट्स से कि आप आईक्यू का पोर्टल देखो, तो आईक्यू के सीफर 5 के पोर्टल में दिसंबर 24 में मैंने ऑलरेडी 6 चैप्टर्स अपलोड कर दिए, और वीकली बेसिस पे वहां पे एक दो चैप्टर अपलोड होते जाएंगे, विद द टारगेट कि हम 31 अक्टूबर तक सारा कंटेंट अपलोड कर देंगे।
जी सवेरे आप लोग बिल्कुल अपडेटेड नोट इस्तेमाल करेंगे, और आप बुक आईक्यू फिजिकली आगे परचेज कर सकते हैं, या आईक्यू में बिलाल होते हैं, उनका नंबर मैं ग्रुप्स वगैरह पे शेयर कर दूंगा। वैसे आप लोगों को उनका नंबर आईक्यू की वेबसाइट से मिल जाएगा, उनको फोन करके आप लोग डिलीवर भी करवा सकते हैं। सर एज पर योर नॉलेज इनकम टैक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका में कितना चेंज होगा एज पर चेंज इन लॉ, आई एम द ओल्ड स्टूडेंट। देखिए लॉ में जितनी चेंजेस आई है ऑब्वियसली आईक्यू अपने सोल्यूशन में उस हिसाब से चेंज कर रहा होगा, और जो चेंजेस है ना, वैसे तो मेजर चेंजेस नहीं है, वैसे ही तो लिमिटेड सी चेंजेस हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट मेजर है। फॉर एग्जाम्पल कि जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ये बात जानते हैं कि हम जितने न्यूमेरिकल के सवाल करते हैं, हर सवाल के अंदर एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स की ट्रांजेक्शन तो आ रही होती है कि हमारी कंपनी एक्सपोर्ट्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। लास्ट अटेम्प्ट तक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एफटीआर में टैक्स होता था, लेकिन इस अटेम्प्ट में लॉ मेकर ने एक्सपोर्ट्स को एफटीआर से निकालकर मिनिमम टैक्स कर दिया है। तो ऑब्वियसली इससे सारे सोल्यूशन ही चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हर सवाल के अंदर एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन होती है, और एक्सपोर्ट के गुड्स को अब हम एफटीआर में नहीं बल्कि फाइनल टैक्स इजी में टैक्स करवा रहे होंगे। मास में ऑलरेडी इसको आंसर कर चुका हूँ। जी उमर, अपडेटेड लेक्चर्स लिए बगैर अगर आप अपडेटेड नोट्स भी इस्तेमाल करते हो तो आप उससे भी सेल्फ प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। नहीं हमसे अभी जून 24 का वीडियो सोल्यूशन अपडेट अवेलेबल नहीं है। जी हमसे बिल्कुल, आप किसी और टीचर की भी अपडेटेड प्रैक्टिस किट इस्तेमाल कर सकते हो, पैक वगैरह की कोई इशू नहीं है इसमें। जी एस सर, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अभी भी एफटीआर है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने सवाल करा है कि सर आईकैप का जो सॉफ्टवेयर है ये वेबसाइट पे मिलेगा, आप थोड़ा गाइड कर दें इस हवाले से। बेसिकली होता ये है कि जब आप सी फेप 5 की एग्जामिनेशन फी पे करोगे ना आईकैप को, तो एग्जामिनेशन से 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले आईकैप आपके स्टूडेंट पोर्टल पे ही सी फेप 5 का एक एग्जामिनेशन मॉड्यूल ओपन कर देगा। वहां पे जाकर आपके पास पूरा एग्जाम सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा, जिस तरह से एसीसी में होता है कि आप अपने स्टूडेंट पोर्टल में ही लॉग इन करके वहां पे सी5 के प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर, एग्जामिनेशन का किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है उसे इस्तेमाल कर सकते हो। और सी5 से पहले आपने हो सकता है कि कॉर्पोरेट लॉ या कोई और सब्जेक्ट का ऑलरेडी एग्जाम सॉफ्टवेयर में दिया हो पेपर, तो आपको आइडिया होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल पहली बार सीबी बेस्ड एग्जाम दे रहे हो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो, तो एग्जामिनेशन से 2-3 हफ्ते पहले आप आईकेप आपके पोर्टल के ऊपर एक एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर अपलोड कर देता है, जहां पे जाकर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। अच्छा, थोड़ा-सा मैं ये गाइड कर देता हूँ कि कौन-कौन से चैप्टर्स के अंदर कौन-कौन से चैप्टर्स के अंदर चेंज आया है, कौन-कौन से चैप्टर्स के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। देखो, सबसे पहले हम कवर करते हैं इंट्रोडक्शन एंड की कॉन्सेप्ट्स। इंट्रोडक्शन एंड की कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर के अंदर कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद सैलरी के चैप्टर में कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में कोई चेंज नहीं आया। फिर हम कवर करते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के चैप्टर में चेंज आया है और सिग्निफिकेंट चेंज आया है। कैपिटल गेन के चैप्टर में चेंज आया है और सिग्निफिकेंट चेंज आया है। तो कैपिटल गेन के तो आपको अपडेटेड कंटेंट ही देखना चाहिए, क्योंकि जो हम इमूवेबल प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज की टैक्सेशन के लिए सेपरेट ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते थे, हमारे पास होल्डिंग पीरियड के हिसाब से टैक्स रेट्स अवेलेबल होते थे, उसके अंदर एक मेजर चेंज लेकर आ गया। इसके बाद अगर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात करें, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में छोटा सा माइनर सा चेंज है, कोई मेजर चेंज नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस जैसे पहले था मोर और लेस वैसे ही है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी माइनर से चेंज है, जहां पे माइनर चेंज है वहां पे मैं स्टार बना रहा हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी माइनर सा चेंज है, जो मेजर चेंज है उसे मैं एक सेपरेट साइड पे लिखूंगा। इसके बाद टैक्स लॉसेस वाले चैप्टर में मिनिमम चेंज है। एग्जेम्पशन वाले चैप्टर के अंदर बड़ा मिनिमम सा चेंज है। मिनिमम टैक्स और एसीटी वाला जो चैप्टर है इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। जहां मिनिमम चेंज है वहां मैं स्टार बना रहा हूँ, और जो जो मेजर चेंज होगी उसे मैं राइट साइड पे लिख दूंगा। फिर हम इसके बाद कवर करते हैं एफटीआर। एफटीआर में भी एसटीआर अलग, पीटीआर अलग, और एमटीआर। इन एरियाज में सॉरी, मुझे से यहाँ लिखना चाहिए कि इसके अंदर एक मेजर चेंज है। और इसके अंदर मेजर चेंज क्या है कि जो एक्सपोर्ट वाली इनकम थी ना, पहले हम उसे एफटीआर में टैक्स करवाते थे, अब उसे मिनिमम टैक्स में टैक्स करवा रहे होंगे। और जहां जहां मैंने माइनर चेंज की बात की है, माइनर चेंज का मतलब है कि यहाँ पे कुछ रेट्स की एडजस्टमेंट आई है, अदरवाइज टैक्स रिजीम को ऐसा मेजर चेंज नहीं किया। फिर इसके अलावा हमारे पास ग्रुप टैक्सेशन का चैप्टर था, कॉर्पोरेटाइजेशन का चैप्टर था, स्पेशलाइज्ड टैक्सेशन थी। इन सारी चीजों के अंदर बहुत माइनर माइनर सी चेंजेस आई है, ऐसे कोई मेजर चेंज नहीं आई है।
इनकम टैक्स में अगर आप मेजर चेंज पूछेंगे तो दो हिस्से में आया है, एक कैपिटल गेन के चैप्टर में और एक मिनिमम टैक्स रिजीम के चैप्टर में, क्योंकि एक्सपोर्ट्स की एफटीआर की इनकम उठकर आपके पास मिनिमम टैक्स रिजीम में आ जाएगी। एक डॉक्यूमेंट है बेसिकली फाइनेंस एक्ट के ऊपर केपीएमजी की कमेंट्री का। एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा कि फाइनेंस बिल, और जितने भी ये पुराने स्टूडेंट हैं ना उनको ये बात वैसे भी पता होगी कि फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट दो अलग अलग चीजें होती हैं। फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट दो अलग अलग चीजें होती है। गवर्नमेंट जब लॉ के अंदर चेंजेस प्रपोज करती है, गवर्नमेंट जब लॉ के अंदर चेंजेस प्रपोज करती है तो वो फाइनेंस बिल के अंदर प्रपोज कर रही होती है। और फिर जिन प्रोपोजल्स को पार्लियामेंट से पास करवा लिया जाता है, ये चीजें फाइनेंस एक्ट में आ रही होती है। अब होता ये है कि जब फाइनेंस बिल अनाउंस किया जाता है ना, जब प्रपोज किया जाता है ना, तो लगभग सारी ही फॉर्म्स इसके ऊपर कमेंट्री इशू कर रही होती है कि भाई फाइनेंस बिल के अंदर गवर्नमेंट ये चेंज करने जा रही है, फाइनेंस बिल के अंदर गवर्नमेंट ये चेंज करने जा रही है, एंड सो। लेकिन फाइनली जो चेंजेस लॉ में होती है ना, वो फाइनेंस बिल से नहीं हो रही होती, वो फाइनेंस एक्ट से हो रही होती है। और जब चेंजेस फाइनेंस एक्ट से हो रही है तो फिर आपको फाइनेंस बिल की कमेंट्री को नहीं देखना, आपको फाइनेंस बिल की कमेंट्री को नहीं देखना। आपको इंटरनेट पे फर्गुसन की, पीडब्ल्यूसी की, डिलॉयट की, केपीएमजी की और 10 तरह की फर्म की फाइनेंस बिल की कमेंट्री मिल जाएगी। तो फाइनेंस बिल की कमेंट्री को मत देखिएगा, क्योंकि इसमें चेंजेस प्रपोज की जाती है। आप फाइनेंस एक्ट की कमेंट्री देखिएगा। मैंने आप लोगों के सामने जो डॉक्यूमेंट ओपन किया है वो केपीएमजी की तरफ से इशू किया गया है, जिसमें फाइनेंस एक्ट की चेंजेस आ रही है। अगर किसी और फर्म का फाइनेंस एक्ट के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, अगर मैं थोड़ा बहुत मोटा मोटा रिव्यू करूं फाइनेंस एक्ट के क्या क्या चेंजेस है, तो हमारे पास बोर्ड की डेफिनेशन में थोड़ी सी इनहेंसमेंट है, चीफ कमिश्नर की डेफिनेशन में थोड़ी सी इनहेंसमेंट है। ये वो एरिया है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना कोई रेलिवेंट नहीं है, तो बस इसको रीड करके आगे बढ़ा दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सरचार्ज और इंडिविजुअल एनईओपी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट चेंज है जो आपके लिए एग्जामिनेबल होगा। ये एक चेंज लाया गया है, सेक्शन 4A भी ऐड किया गया है कि भाई जिस भी इंडिविजुअल और ईओपी की टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है ना, तो आप उस इंडिविजुअल और ईओपी की स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करोगे, और जो भी उसका टैक्स लायबिलिटी बन रहा है उस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर 10% का एक सरचार्ज भी पे करना होगा। तो ये एक मेजर चेंज है, ये एक मेजर चेंज है। क्या अगर एक इंडिविजुअल या ईओपी की इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है, तो आपने उसकी इनकम कैलकुलेट की, उस पर स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट किया, जो भी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट हुआ, उस टैक्स लायबिलिटी का 10%, उस टैक्स लायबिलिटी का 10% हमें एक सरचार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद बिल्डर और डेवलपर की टैक्सेशन का पूरा एक नया मैकेनिज्म है, एक बिल्कुल ही ऑल टुगेदर नया मैकेनिज्म। तो ये एक मेजर चेंज है जो कि हम स्पेशलाइज्ड टैक्सेशन के एरिया में कवर कर रहे होंगे। एडवांस टैक्स इंट्रोड्यूस ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड कंपनी का एक कॉन्सेप्ट था, उसमें कुछ डेट्स वगैरह की माइनर सी मॉडिफिकेशन की है। अगर मैं मेजर चेंजेस का जिक्र करूं, मिनिमम टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये एक मेजर चेंज है। इनकम टैक्स में मेजर चेंजेस में लिमिटेड सी चीजें ही हैं। एक तो एक्सपोर्ट का एफटीआर से एमटीआर हो जाना, कैपिटल गेन की टैक्सेशन के रेट्स का आगे पीछे होना, और ये सरचार्ज का प्रोविजन लेकर आना। बाकी सारी जो चेंजेस है वो इतनी कोई मेजर नहीं है, छोटी छोटी सी चेंजेस आप लोग सेल्फ पे भी इसको आसानी कवर कर सकते हो। जी जवेर है, बिल्कुल रिकॉर्डेड लेक्चर्स में उनके अपडेटेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वीडियोस होंगे। अनस ने सवाल करा है कि सर सीफेप 5 और सीफेप 2 कॉर्पोरेट लॉ जितना डिफिकल्ट है विद रिस्पेक्ट टू लिंकिंग। कॉर्पोरेट लॉ का पेपर मैंने 2016 में कहीं या 2015 में दिया था, और आज की तारीख में कॉर्पोरेट लॉ के पेपर का क्या स्टेटस है मुझे एग्जैक्टली इसका आइडिया नहीं है। लेकिन सीफेप 5 में ठीक ठाक लिंकिंग है, मुझे कॉर्पोरेट लॉ के कंपैरिजन में नहीं पता, लेकिन सीफेप 5 में हम ठीक ठाक लिंकिंग कर रहे होते हैं, एक चीज को दूसरी जगह से रेफर कर रहे होते हैं और फिर चीजों को मिला जुलाकर प्रैक्टिकल सिनेरियोज में अप्लाई करते हैं। हमजा आईकेप के सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करना मैं भी बताऊंगा, मतलब मैं गाइड करूंगा, मैं एक दो अटेम्प्ट के पेपर उस सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉल्व करूंगा, लेकिन अल्टीमेट प्रैक्टिस तो आपने ही करनी है। कम से कम 5-6 अटेम्प्ट के पेपर आपने ही उस सॉफ्टवेयर के ऊपर खुद से सॉल्व करना है। एक स्टूडेंट ने सवाल करा है कि सर सेल्स टैक्स की क्लासेस दोबारा से लेने की जरूरत है या उसके पुराने लेक्चर से काम चल सकता है। सेल्स टैक्स के अंदर भी लॉ के अंदर तो इतना कोई मेजर चेंज नहीं आया। लाइक टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन चेंज हो गई है, एक मेजर चेंज मैं कह सकता हूँ कि टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन चेंज हो गई है।
लेकिन लॉ की जो मैकेनिज्म है, सेल्स टैक्स की जो एप्लीकेबिलिटी की प्रोविजंस है, उसमें ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं आया। हाँ, शेड्यूल्स के अंदर बहुत सारा मेजर चेंज है। लाइक फिफ्थ शेड्यूल की बहुत सारी एडजस्टमेंट्स को डिलीट कर दिया गया है। सिक्स शेड्यूल की बहुत सारी एंट्रीज को डिलीट कर दिया गया है। कुछ नई एंट्रीज ऐड की गई है। तो सेल्स टैक्स में ओवरऑल लॉ के मैकेनिज्म में तो ऐसे कोई चेंजेस नहीं है, सिवाय टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन के चेंज के। सेल्स टैक्स के रेट, सेल्स टैक्स के एग्जाम का शेड्यूल, सेल्स टैक्स के जीरो रेटिंग का शेड्यूल, इसके अंदर थोड़ा मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है। एक ने कहा कि सर आई फेल्ड एट 45 इन जून 24 अटेम्प्ट एंड आई हैव टेकन ऑल द लेक्चर्स एंड ऑल द प्रैक्टिस। आई अटेंडेड द पेपर ऑफ अराउंड 85 मार्क्स। हाउ आई कैन स्मार्टली प्रिपेयर फॉर डिसंबर अटेम्प्ट विद लेस कंजम्पशन ऑफ टाइम? व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स? महविश, आपके केस में अगर आपने क्लासेस प्रॉपर्ली अटेम्प्ट की हैं और आपके 45 मार्क्स आए, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन चले रुक गया पेपर, कोई मसला नहीं है। मैं नहीं समझता कि आपको लेक्चर्स दोबारा से लेनी चाहिए। आप इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करें। ये डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों की ड्राइव पे भी अपलोड कर दिया है और आपको गूगल पे भी आसानी मिल जाएगा। आप इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करें। आपने सारी चेंजेस आइडेंटिफाई कर ली कि कौन कौन सी चेंजेस है, और आप इसको 2 दिन में आराम से पढ़ सकते हैं। छोटा सा डॉक्यूमेंट, वो आपने इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर लिया। आप बस अब अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। कुछ एरियाज वीक थे, उनका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। कुछ एरियाज इंपॉर्टेंट है, उनका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और फिर ज्यादा से ज्यादा पास पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। टारगेट ये रखें कि कम से कम 8 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स को आप ईयरली सॉल्व कर रहे हो। हमसे ने सवाल पूछा कि सर सेल्स टैक्स और एफईडी में चेंज है? यस, बिल्कुल चेंज है सेल्स टैक्स और एफईडी में भी। अब मैं इंडिविजुअल चेंज तो आज के सेशन में डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इसी डॉक्यूमेंट में इनकम टैक्स के बाद हमारे पास सेल्स टैक्स का एरिया आ रहा है, तो सेल्स टैक्स के एरिया में कोई इतना बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। जो चेंज है भी, वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे एक दफा रीड जरूर कर लेंगे। लाइक टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर एक चेंज लाया गया है, और बाकी इसके अलावा फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल की एडजस्टमेंट्स के अंदर कुछ चेंज लाया गया है। एसोसिएट की डेफिनेशन, टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन, अब ये वो सारे हिस्से हैं जो हमारे सीफे 5 के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। जो सीफे 5 के लिए इंपॉर्टेंट है वो टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन का चेंज है। एक सेकंड, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। खैर, कहीं ना कहीं होगा। टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल की बहुत सारी एडजस्टमेंट्स या एंट्रीज को आगे पीछे किया गया है, लेकिन इतना कोई मेजर चेंज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखो, तो 1 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज, 2.5 पेज के अंदर आपके सेल्स टैक्स की सारी चेंजेस आ गई। एफडी को देखो, तो 1 पेज 2 पेज एफडी की सारी चेंजेस एक जगह समराइज हो गई, 3 2.5 3 पेजेस के अंदर। तो चेंजेस के लिए आपको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। आपने पहले क्लासेस ही प्रॉपर्ली नहीं ली, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा क्लासेस ले लो। लेकिन अगर आपने चेंजेस के लिए आप देख रहे हो, तो आपको क्लासेस दोबारा से लेने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद से भी कवर कर सकते हो। हसान ने सवाल पूछा है कि सर वर्ड टू वर्ड याद करना है। मैं समझ रहा हूँ हसान के सवाल से कि हसान शायद पहली बार दिसंबर 24 के अटेम्प्ट में सीफे 5 का एग्जाम दे रहा है। हसान, ये सीए फाइनल का एक ओपन बुक एग्जाम है। आप तो रेगुलर एक ओरिएंटेशन देखें सीफे 5 की, जो पोर्टल के ऊपर अपलोडेड है, और लेक्चर्स कवर करना स्टार्ट करें। सीफे 5 में आपको कुछ भी याद नहीं करना, सब कुछ समझना है। कॉन्सेप्ट्स, प्रोविजंस, रूल्स, लॉस को अपनी मादरी जबान में समझना है और उसको अप्लाई करना सीखना है। वर्ड टू वर्ड रिटेंशन सीफे 5 में किसी भी जगह पर नहीं है। नहीं, ये भी आईकेप की वेबसाइट के ऊपर जो ईयर वाइज पास पेपर के सोल्यूशन होते हैं, आईकेप उनको अपनी वेबसाइट पे अपडेट नहीं करता। हाँ, आईकेप जो प्रैक्टिस किट प्रोवाइड करता है, उस प्रैक्टिस किट के अंदर सॉल्यूशंस को अपडेट कर देता है। सर, पेपर में पहले हम सेल्स टैक्स का सवाल करें, इनकम टैक्स का सवाल करें, ये बहुत आगे का सवाल है। ये सवाल को जवाब मैं उस वक्त दूंगा जब हम अपने एग्जाम से पहले फाइनल सेशंस वगैरह ले रहे होंगे। अभी तो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगे, तो मैं इन सवालों का भी जवाब नहीं दे रहा कि पेपर में पहले इनकम टैक्स का सवाल करना है, सेल्स टैक्स का सवाल करना है। पहले हम अपना कोर्स तो कंप्लीट कर लें। जब एग्जाम से 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले लास्ट मोमेंट के सेशंस हो रहे होंगे, उस वक्त आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा सवाल पहले करना है, कौन सा सवाल बाद में अटेम्प्ट करना है। जितनी मेरे पास क्वेरीज थी मैंने उनको आंसर कर दिया है। अगर आप लोगों की मजीद क्वेरी है तो आप लोग मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर, सुम्बुल ने सवाल पूछा कि सर बेरेट की रीडिंग के हवाले से गाइड करते हैं। देखिए, बेरेट की रीडिंग का बड़ा आसान सा तरीका है। आप चैप्टर वाइज लेक्चर कवर करें, लेक्चर के साथ साथ ही टीचर की रेफरेंस बुक को देखेंगे, और इसी के साथ साथ ही आप चीज को बेरेट में रीड कर लेंगे। जितने भी चैप्टर्स या उनके नोट्स या उनके लेक्चर्स मेरे पार्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे ना, हर किसी के साथ एक रेफरेंस होगा कि भाई फॉर एग्जांपल हम सैलरी कवर कर रहे हैं, कैपिटल गेन कवर कर रहे हैं, इनकम प्रॉपर्टी कवर कर रहे हैं, तो हर चीज का एक रेफरेंस आ रहा होगा।
कि ये बात सेक्शन 12 में लिखी है, ये बात फलां रूल में लिखी है, ये बात फलां शेड्यूल में लिखी है। तो हमने लेक्चर्स के साथ-साथ बुक रेफर की और जैसे ही आपने चैप्टर कवर कर लिया, आपने उन रेफरेंसेस से जाकर वो सारी बातें बेरेक में रीड कर ली। कुछ जगहों पर मैं भी डायरेक्टली बेरेक के सामने स्क्रीन पे ओपन करके आप लोगों को गाइड कर रहा हूँगा कि किस तरीके से आपको बेरेक के अंदर चीज़ों को सर्च करना है, किस तरीके से अंदर आपको बेरेक का चीज़ों को ढूँढना है। लेक्चर्स कंप्लीट हैं। मैं इसका आंसर ऑलरेडी कर चुका हूँ कि लेक्चर्स कंप्लीट नहीं है, वो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम अपलोड होंगे, वो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट होके, रिकॉर्ड होके अपलोड होंगे और टारगेट है हमारा कि हम इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 100% लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। जी हमजा खुद प्रिंट करना चाहे खुद प्रिंट कर सकते हैं। मतलब ये क्या सवाल पूछा जा रहा है मुझसे?